नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आपको पता ही होगा कि इस वीडियो से पहले मैंने ये केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो बनाया था, जो वन शॉट वीडियो है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट आपको नॉलेज उस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन आता होगा, वहां पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। अब बात करें इस वीडियो की, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रॉब्लम की मैं एक लिंक रखूंगा, और वो लिंक ऐसी होगी जहां पे आप क्लिक करोगे तो वो मेरे वन शॉट वीडियो पे आपको ले जाएगी, और वो भी पर्टिकुलर टाइम पे, जहां पे आप जो भी प्रॉब्लम के अंदर जो इक्वेशन है या जो स्टेप है वो कैसे आए और कैसे उसको हमने प्लेस किया है, वो सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद प्रॉब्लम नंबर 1। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है 4.1। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट रिएक्शन दी है, हमें उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और साथ में डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। तो देखो, पहले हमें ये जानना है कि ये डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट कैसे मिलेगा और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो हमें पता है कि रेट होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू N। अब यहाँ पे मैं K को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू N, और यहाँ पे जो N है ना उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको जैसे कि पता है कि ये रेट है, और रेट होता है चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसलिए जो रेट का यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आता है मोल पर लीटर, और ये रेज टू N है तो वो तो हमने यहाँ पे भी रखा है। तो इन शॉर्ट ये हमें मिलेगी डायमेंशन ऑफ दी रेट कांस्टेंट। तो हमारी पहली इक्वेशन है 3NO गिव्स N2O, और रेट होगा KNO रेज टू 2। हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन मिलेगी रेट डिवाइडेड बाय NO का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। यहाँ पे आपको ये 2 दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये हुआ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तब हमारी जो इक्वेशन है वहाँ पे हमने N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे मोल रेज टू 2 हो जाएगा और लीटर रेज टू -2 हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना आया है, ये मोल है 1 लेकिन ये नीचे 2 है, तो ये +2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। ये लीटर रेज टू -1 है और यहाँ पे -2 है, -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, इसलिए यहाँ पे +2 आ गया, और सेकंड इनवर्स ऐसा ही रहेगा। तो 1 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना, -1। ये -1 है +2 तो आंसर आएगा +1, और ये सेकंड इनवर्स ऐसे ही रहेगा। आपको और इसमें अगर सिंपल कुछ करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक ये जो इक्वेशन है यहाँ पे N को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा मोल रेज टू N और लीटर रेज टू -N, और ये N को ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -N, और ये -N ऊपर जाएगा तो +N। तो आप इस इक्वेशन के अंदर N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी ये सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या ये इक्वेशन लिखी, N इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये सेम टू सेम आंसर मुझे मिल गया। अब आपको ये मेथड करनी है या ये करनी है, या आपको देखना है कि आपको कौन सी इजी लग रही है, लेकिन दोनों वजह से आंसर सेम ही आएगा। अब हमारी जो सेकंड रिएक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये सेकंड रिएक्शन है H2O2 + 3I- + 2H + गिव्स H2O + I3-, और यहाँ पे रेट है K इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड I- का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी रिएक्शन मिलेगी रेट डिवाइडेड बाय H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड I- का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, उसका मतलब वहाँ पे पावर 1 प्रेजेंट है, और ये 1 + 1 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। दैट मीन्स ये रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम N इज इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें डायमेंशन ऑफ द जो रेट कांस्टेंट मिलेंगे वो होगा मोल लीटर रेज टू -1 सेकंड रेज टू -1, नीचे आएगा मोल रेज टू 2 लीटर रेज टू -2। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल रेज टू -1 लीटर रेज टू 1 एंड सेकंड रेज टू -1। इस इक्वेशन के अंदर हम N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी हमें ये सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। अब हम करने वाले हैं सॉल्व थर्ड इक्वेशन को, और वो है हमारी CH3CHO मतलब इथेनॉल
गिव्स मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसका रेट होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल रेस टू 3/2। हम K को अगेन सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा रेट डिवाइडेड बाय इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3/2। ये 3/2 है जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये n इज इक्वल टू 3/2 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी मोल लीटर रेस टू -1 सेकेंड रेस टू -1 मोल पर लीटर रेस टू 3/2। अब ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो होगा 3/2, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2। अब ये जो 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -3/2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 1 में से 3/2 जाएंगे तो बचेगा -1/2, और -1 में प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1/2, और ये सेकेंड रेस टू -1 ऐसा ही रहेगा। तो ये हमें मिले डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। सेम वे से इसमें भी अगर n इज इक्वल टू 3/2 रखोगे तो भी हमें ये सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है C2H5Cl गिव्स C2H4 प्लस HCl, और रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। ये है इथाइल क्लोराइड। अगेन हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा रेट डिवाइडेड बाय इथाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1। यहाँ पे पावर 1 आया है, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुआ 1। अब ये 1 की वैल्यू हम इधर रखेंगे n इज इक्वल टू 1 पे, तो हमें मिलेगा मोल लीटर रेस टू -1 सेकेंड रेस टू -1 डिवाइडेड बाय मोल लीटर रेस टू -1, और यहाँ पे पावर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ही रहेगा, और ये मोल मोल और ये लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 -1 यहाँ पे -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब मोल 0 हो जाएगा, लीटर 0 हो जाएगा, और सेकेंड रेस टू -1 हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट होगा वो होगा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। अगेन आप इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो भी आपको ये सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स A to B, द रेट इज इक्वल टू K concentration of A and concentration of B raised to 2 with a K is equal to 2.0 into 10 raised to -6 mole raised to -2 liter raised to 2 second raised to -1. Calculate the initial rate of a reaction when concentration of A is equal to 0.1 mole per liter and concentration of B is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. तो पहले समझ लो कि यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इनिशियल रेट फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन है, और साथ में हमारे पास है के की वैल्यू। ये फाइंड आउट करने के बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। कब? जब ए का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए कितना, 0.06 मोल पर लीटर तक। तो ये दो प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आंसर के लिए रेट। अब रेट क्या होगा? रेट होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेस टू 2, जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास के है, ए है, बी है, तो इन सभी के वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। लाइक के की वैल्यू जो गिवन है वो हमने यहाँ पे रखी, ए की तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 मोल पर लीटर, और बी उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो पावर में 2 है, इसलिए ये 0.2 का स्क्वायर होगा और वो होगा 0.04। अब इन तीन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.008 इंटू 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे -3 पावर आएगा। दैट मीन्स -6 तो ऑलरेडी थे और -3 उसमें आ गए, दैट मीन्स वो -9 हो जाएंगे। तो हमें जो रेट मिला वो होगा 8.0 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर रेस टू -1 एंड सेकंड रेस टू -1। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, लाइक कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो उसके लिए हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, लाइक रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स A to B। यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो था A का 0.1 था और B का था 0.2। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें A का गिवन है वो है 0.06, लेकिन हमें B का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं पहले इसमें डिफरेंस कितना आया है इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों में डिफरेंस होगा 0.04 का। आप 0.1 में से 0.06 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0.04 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलेगा क्योंकि हमें फाइनल नहीं पता है। हमारा पर्पज़ है इसको फाइंड आउट करने का। तो चलिए यहाँ पे आप रेशियो देखो, तो मोल रेशियो कैसा है 2:1, मतलब ये 2 है तो ये कितना होगा 1 होगा। ये 0.04 कम हुआ है तो ये कितना कम हुआ होगा, उससे आधा, क्योंकि देखो ये 2:1 का रेशियो है ना,
तो ये है उससे ये आधा होगा, मतलब डिफरेंस यहाँ पे 0.04 का है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उससे आधा ही होगा, क्योंकि ये 2:1 रेशियो में है इसलिए। तो यहाँ पे डिफरेंस 0.04 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 0.02 होगा। तो ये हमें मिला 0.02 का डिफरेंस। लेकिन अभी तो सिर्फ हमें डिफरेंस मिला है, हमें तो चाहिए ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो डिफरेंस किसको बोलेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल को हम डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस हमें मिला 0.02, इनिशियल था 0.2 और फाइनल कितना है, ये रहा b जितना। तो हम b को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा 0.2 माइनस 0.02। हमने ये b को इस साइड पे ले लिया तो माइनस हो गया प्लस में, और ये प्लस 0.02 इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस मिला वो मिला हमें 0.18, मतलब ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना b का, वो हमें मिला 0.18। अब रेट की इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b/2। अब हमारे पास k है तो वो मैंने लिख दिया, a हमको पता है कितना 0.06 जो यहाँ पे भी गिवन है, और उस टाइम पे जो b होगा जो हमने इधर फाइंड आउट किया 0.18 वो रखेंगे। यहाँ पे उसका पावर/2 है, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जो होगा 0.0324। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.00388 इंटू 10⁻⁻6। अगेन हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ऐड होगा इसके अंदर, तो -6 एंड -3 तो हो जाएगा -9। तो इसलिए हमें रेट मिलेगा 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर/-1 एंड सेकंड/-1। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.3। The decomposition of ammonia on a platinum surface is zero order reaction. What are the rate of a production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10⁻⁴ mole/-1 liter and second/-1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखेंगे कि अमोनिया के डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी। सो 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे रेट क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन/0। यहाँ पे 0 इसीलिए रखा है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब किसी भी चीज़ के /0 कर दो तो वो हो जाएगा 1, तो हमें रेट मिलेगा इज इक्वल टू के, राइट। तो ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। तब हम डिफरेंशियल रेट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखो अमोनिया है जो है रिएक्टेंट, लेकिन ये 2 मोल है तो इसलिए क्या लिखेंगे, -1/2 डी अमोनिया डिवाइडेड बाई dt, मतलब ये अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई dt। ये दोनों प्रोडक्ट है, ये फॉर्म हो रहे हैं इसलिए ये पावर प्लस में आएंगे। यहाँ पे ये 1 मोल है इसलिए यहाँ पे 1/1 हमने नहीं लिखा है, लेकिन वो 1 ही है यहाँ पे, तो वो होगा dN2/dt। और ये 3 मोल है तो हम क्या लिखेंगे 1/3 dH2/dt। तो ये हमारा है डिफरेंशियल रेट लॉ, जो ऑलरेडी मैंने मेरे टॉपिक में सिखाया है। अगर आपको देखना है डिटेल में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये 4.3 न्यूमेरिकल लिखा होगा और उसके साथ लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो टॉपिक सीख सकते हो। अब हम रेट फाइंड आउट करने वाले हैं कि अमोनिया में से नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो चलो पहले नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, dN2/dt, तो हमने वो लिखा रेट इज इक्वल टू dN2/dt, और वो रेट कितना होगा के जितना, और के हमारा गिवन है यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो मिला वो है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो जो रेट है वो कितना है, तो 1/3 dH2/dt, तो हमने वो लिखा, और रेट इज इक्वल टू के, तो वो के हमने यहाँ पे रख दिया। हमें लेकिन dH2/dt चाहिए, तो ये जो 1/3 है उसमें से ये 3 यहाँ पे सामने चले जाएगा, तो यहाँ पे डिवीजन में था तो वो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीपल में। तो dH2/dt मिलेगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल इनवर्स, लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, और ये है द रेट ऑफ द फॉर्मेशन फॉर द हाइड्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.4। The decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane, hydrogen and carbon monoxide, and the reaction rate is given by rate K into concentration of dimethyl ether /3/2. The rate of reaction is followed by increase in the pressure in a closed vessel, so the rate can also be expressed in the terms of the partial pressure of dimethyl ether, and the rate is equal to K pressure of dimethyl ether /3/2. If the pressure is measured in a bar and a time in a minute, then what are the units of rate and a rate constant, मतलब हमें rate and rate constant की यूनिट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए
पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेट कितना है, तो वो है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर रेज़ टू 3/2। और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया हमने पार्शियल प्रेशर से। तो अगर हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना हो तो वो रेट किसको बोलेंगे, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर है तो ये वो होगा कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो इक्वेशन मिलेगी चेंज इन प्रेशर P डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू K P रेज़ टू 3/2। तो यहाँ पे प्रेशर मेजर होता है बार में और टाइम मेजर होता है इन मिनट में। तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसका यूनिट में लिखूंगा बार और ये टाइम का यूनिट मिनट में। तो जो हमें मिलेगा वो होगा बार डिवाइडेड बाय मिनट इज इक्वल टू K बार रेज़ टू 3/2, क्योंकि ये प्रेशर है तो वो भी किस में आएगा, बार में ही आएगा ना। अगर हम यहाँ पे K को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बार रेज़ टू 3/2 नीचे चला जाएगा, तो बार तो ऑलरेडी ऊपर है ही, मिनट नीचे है ही, और ये बार रेज़ टू 3/2 पहले मल्टीपल में था, अब ये यहाँ गया डिवीजन में, मतलब यहाँ से जाके इसके डिवीजन में, मतलब बार के डिवीजन में और मिनट के मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो यहाँ पे बार है और यहाँ पे बार रेज़ टू 3/2 है, तो ये 1 है और यहाँ से क्या होगा, वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बार 1 और ये 3/2 माइनस में, और ये मिनट का हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे 1 में से -3/2 हो गए तो बचेगा कितना, -1/2। तो ये हमें K का जो यूनिट मिला वो है बार -1/2 एंड मिनट इनवर्स। और रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो होगा बार बाय मिनट, मतलब बार मिनट इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.5, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑलरेडी हमने वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पे देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स है उसमें पहला फैक्टर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम बात करें गैसियस रिएक्शन की तो उसमें पार्शियल प्रेशर या प्रेशर इन्वॉल्व होता है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो तीन फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.6, a reaction is a second order with respect to a reactant. How is the rate of a reaction is affected if the concentration of reactant is double or reduced to a half? तो चलो हम ये दोनों पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले रेट क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू K R रेज़ टू 2। ये 2 हमने क्यों किया, क्योंकि ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहाँ पे R रेज़ टू 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम पहले डबल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो पहले रेट था, अब क्या होगा, रेट प्राइम होगा और ये कॉन्सेंट्रेशन कितना कर देंगे, R प्राइम जितना। लेकिन ये R प्राइम हम कितना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मतलब इनिशियल R था तो R प्राइम कितना होगा, 2R जितना होगा। तो यहाँ पे R प्राइम की वैल्यू 2R हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो रेट प्राइम कितना मिलेगा, K इंटू 2R हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे R प्राइम कितना होगा, 2R, हमने डबल किया ना कॉन्सेंट्रेशन इसलिए। अब ये रेज़ टू 2 है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आएगा। तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे रेट प्राइम इज इक्वल टू 4 K R रेज़ टू 2। अब हमको पता है कि जो रेट है वो कितना होता है, K R रेज़ टू 2, जो यहाँ पे है ना इनिशियल रेट हमने पहले बोला था वो वाला। तो यहाँ पे K R रेज़ टू 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो हमारा जो रेट प्राइम होगा कितना होगा, 4 इंटू रेट, मतलब जो हमारा इनिशियल रेट था ना उससे 4 टाइम्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि on double the concentration rate of a reaction is increased by 4 टाइम for second order reaction। मतलब concentration डबल किया तो पहले जो रेट था उससे अब क्या हो जाएगा, न्यू रेट 4 टाइम्स ज़्यादा होगा जब हम उसका concentration डबल करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि when a concentration of reactant is a half, मतलब हम इनिशियल जो concentration R था उससे हाफ करें, तो अगेन जो इक्वेशन आएगी वो कैसी होगी, तो रेट प्राइम इज इक्वल टू K R प्राइम रेज़ टू 2, और यहाँ पे R प्राइम कितना होगा, यहाँ पे डबल किया था ना तो यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, मतलब 1/2 R जितना। तो ये 1/2 R की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हमारा जो रेट प्राइम की इक्वेशन मिलेगी वो होगी K 1/2 R रेज़ टू 2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, तो वो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, K इंटू R रेज़ टू 2। अगेन ये K इंटू R रेज़ टू 2 का मतलब होगा यहाँ पे जो इनिशियल रेट था ना वो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये K R रेज़ टू 2 की जगह पे हम लिखेंगे सिर्फ रेट, ये वाला रेट। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो हमारा न्यू रेट है, जहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन को हाफ जितना रिड्यूस किया, तो जो इनिशियल रेट था उसका 1/4 रेट हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे ऑन द रिडक्शन ऑफ अ हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.7,
What is the effect of a temperature on the rate constant of a reaction? How can this effect of a temperature on the rate constant be represented quantitatively? कि for a chemical reaction with a rise in a temperature by 10 degree Celsius, the rate constant is nearly double. मतलब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो नियरली डबल हो जाएगा, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ की थी आर्हेनियस इक्वेशन, जो थी K इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे जो A है इसको हम बोलेंगे आर्हेनियस फैक्टर और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। और स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ की होती है। यहाँ पे जो R है ये वाला वो है गैस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जो E A लिखा है ना वो है एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ मेजर इन जूल पर मोल, और ये जो T है वो है टेम्परेचर है। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये न्यूमेरिकल 4.7 लिखा होगा, उसके नीचे लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे वन शॉट वीडियो पे चले जाओगे और डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आप ये देखोगे ये पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.8। इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे टाइम दिया है और उन टाइम पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है। हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स, और दूसरा है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो वो होगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। हमें यहाँ पे एवरेज रेट फाइंड आउट करना है ना, इसलिए ये इक्वेशन यूज करेंगे माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज कैसे होगा 2 - 1 मतलब सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 का डिफरेंस लेना है, मतलब R2 माइनस R1 लेना है, और टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। और हमारा जो टाइम इंटरवल है वो 30 to 60 सेकेंड का था, तो यहाँ पे फाइनल मतलब T2 होगा 60 सेकेंड और T1 होगा 30 सेकेंड। और जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा R2 मतलब यहाँ पे 60 वाला लेना है, मतलब 60 सेकंड पे कितना है तो 0.17 वो लिखेंगे, और 30 सेकंड पे कितना है तो वो है 0.31, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे माइनस साइन मैंने ऑलरेडी रखी है, क्योंकि यहाँ पे जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे आती है। तो हम पहले लिखेंगे 0.17 माइनस 0.31, और टाइम इंटरवल कितना होगा T2 है हमारा 60 सेकेंड और T1 है 30 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.17 माइनस 0.31 तो वो आएगा माइनस 0.14, और ये टाइम इंटरवल होगा 30। अब ये माइनस है तो ये माइनस हमने यहाँ पे रख दिया, और इन दोनों का आंसर होगा माइनस 0.00466। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमें मिला आर एवरेज। लेकिन हमको पता है कि केमिस्ट्री में ऐसे हम नहीं लिखते, हम एक्सपोनेंशियल में मतलब पावर में लिखते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये 1, ये 2 एंड 3 डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड पे शिफ्ट हुए, मतलब नेगेटिव पावर बढ़ेगा, तो वो होगा 4.67 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड रेस टू -1। तो ये हमें मिल गया एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन फॉर टाइम इंटरवल 30 to 60। अब हमें कैलकुलेट करना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो चलिए पहले रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या आती है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए K होता है 2.303 बाई T2 माइनस T1 log R1 बाई R2। तो हमें ये 30 सेकेंड 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड इन तीन के लिए हमें रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये तीन की कंडीशन में हमारा जो T1 एंड R1 वो कांस्टेंट रहेगा। हमारा T1 होगा 0 एंड R1 होगा 0.55। तो चलिए पहली कंडीशन के लिए लिखते हैं कि T इक्वल टू 30 सेकेंड पे हमारा T2 होगा 30 सेकेंड, T1 होगा 0 जो मैंने अभी आपको बताया, R1 रहेगा 0.55 जो हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगा इन तीन के लिए, और R2 होगा मतलब 30 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.31। बस ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 0.55 डिवाइडेड बाई 0.31 को करेंगे तो वो आएगा 1.774, और इन दोनों का आंसर आएगा 0.0768। अब इस लॉग को फाइंड आउट करोगे तो हमें मिलेगा आंसर 0.2490। अब इन दोनों के मल्टीपल से हमें मिल जाएगा ये रेट जो होगा 1.912 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। सेम वैसे हम 60 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए T2 होगा 60 सेकेंड, T1 होगा 0, R1 रहेगा 0.55 और R2 मतलब 60 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.17।
ये सेम वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला log 3.2353 और ये log का आंसर है 0.5099। इन दोनों का मल्टीपल से हमें आंसर मिला k का 1.956 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। अब हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे 90 सेकंड के लिए, जहाँ पे t2 होगा 90 सेकंड, t1 होगा 0, r1 होगा 0.55 एंड r2 होगा 0.085, मतलब 90 सेकंड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, ये 2.303 डिवाइडेड बाई 90, 0.55 डिवाइडेड बाई 0.085 तो वो मिलेगा 6.4706। इसका लॉग फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा 0.81094। इन दोनों के मल्टीपल से जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.074 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। अगर आपको लॉग देखना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई बटन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हो। अब देखो हमारे पास k की 3 वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों वैल्यू का हमें एवरेज लेना है, तो हमें मिलेगा k एवरेज, जिसमें हमने ये 1, 2 और 3 ये तीन वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाई 3 किया, तो हमें जो k एवरेज मिलेगा, मतलब जो एवरेज रेट कांस्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 1.9806 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.9। A reaction is a first order with respect to A and a second order with respect to B। अब हमें ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 3 times एंड हाउ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A and B आर डबल। तो चलो पहले हम डिफरेंशियल रेट लिखते हैं। तो डिफरेंशियल रेट कितना आएगा, तो रेट होता है, मतलब रेट कितना होगा -dr/dt और वो होगा k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻1 क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बोला है ना, और B⁻2 क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर बोला है। तो हम ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -dr/dt को रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू होगा k A⁻1 B⁻2। अब हमें यहाँ पे करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को 3 टाइम्स इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे जो B प्राइम मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया ना वो कितना होगा 3 टाइम्स टू द B होगा, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे रेट प्राइम इज इक्वल टू k A⁻1 एंड B'2 और ये B प्राइम की वैल्यू के रखेंगे हम 3B। अब 3B का स्क्वायर करोगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो वो 9 को हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 के A⁻1 और ये B⁻2। अब हमको पता है ये क्या है, इनिशियल रेट, मतलब ये वाला रेट हुआ ना, तो रेट प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू रेट, मतलब ये जो रेट है वो 9 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट से, जब हम B का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करेंगे। सेम वैसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ द रेट इज अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल। A और B दोनों को कॉन्सेंट्रेशन को डबल करे तो A प्राइम कितना हो जाएगा 2A जितना और B प्राइम कितना होगा 2B जितना। सेम इक्वेशन हमारी रेट प्राइम इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A'⁻1 एंड B'2। और यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये A प्राइम B प्राइम क्यों, क्या, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं ना, और ये पावर तो सेम टू सेम ही रहेगा A⁻1 एंड B⁻2, मतलब A'1 एंड B'2 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है। अब ये A प्राइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2A और B प्राइम की जगह पे 2B, तो ये तो (1 है तो ये तो 2 ही रहेगा और B⁻2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ये 2 सेपरेट और यहाँ का जो 4 होगा वो सेपरेट, तो ये 2 इंटू 4 तो वो हो जाएगा 8 और ये k A⁻1 B⁻2 तो वो हमारा इनिशियल रेट हुआ, ये जो था ना वही, तो रेट कितना होगा 8 टाइम ऑफ द इनिशियल रेट जब हम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तब। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.10। इन अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B द इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन R0 was measured for a different initial concentration of A and B is given below। हमें ये टेबल दिया है जिसमें A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और R0 इनिशियल रेट दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो चलो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे कि जो रेट होगा मतलब R0 इनिशियल रेट वो कितना है, तो k A का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू x और B का रेस टू y, क्योंकि हमें x एंड y पता नहीं है। अब फॉर द फर्स्ट कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन उसके लिए हम लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो ये है हमारा इनिशियल रेट, वो हमने लिख दिया। A का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.20 था और B का कितना था 0.30, रेस टू हमने x रखा और यहाँ पे y रखा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कहा। सेम वे से हम ये सेकंड कंडीशन के लिए भी लिखेंगे इक्वेशन 2 और सेम वे से हम थर्ड कंडीशन के लिए भी लिखेंगे। यहाँ पे 0.40 ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और ये रहा उसका रेट। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। अब हम करने वाले हैं इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय इक्वेशन 2।
तो वो डिवाइड करने से देखो ये रही हमारी इक्वेशन 1 और उसको हमने किया है डिवाइड इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे 5.07 इंटू 10⁻⁵ और नीचे भी आएगा 5.07 इंटू 10⁻⁵, ये k डिवाइडेड बाई k, 0.20 डिवाइडेड बाई 0.20, 0.30 डिवाइडेड बाई 0.10। अब आप जैसे कि क्लियरली देख रहे हो कि ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये k भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0.30 डिवाइडेड बाई 0.10 और दोनों का पावर रेस टू कितना है y। अब आप 0.30 को 0.10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 आएगा। सो 3 रेस टू y है। अब ये देखो ये 1 और 3 रेस टू y दोनों सेम आने चाहिए, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं? तो जब भी कोई भी नंबर का पावर रेस टू 0 होता है तो वो हो जाता है 1। मतलब ये y की वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये पावर 0 है, तो 3 रेस टू 0 तो वो हो जाएगा 1। दैट मीन्स ये y की वैल्यू हमें कितनी मिली? 0 मिली। तो ये हुआ यहाँ पे y की वैल्यू का आंसर, मतलब b रेस टू कितना है? 0 है। अब हमें फाइंड आउट करना है इस x को, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, ये तीन इक्वेशन भी हमारे काम में आने वाली है। अब हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करने वाले हैं इक्वेशन 2 से। तो चलिए वो करते हैं। पहले हमने इक्वेशन 3 लिख दी और उसको डिवाइड किया है इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे k कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दी। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर रेस टू 0 करोगे तो वो कितना 1 हो जाएगा। मतलब ये अब यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ये निकल जाएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे क्योंकि ये 1 ही है, इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब 14.3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10⁻⁵, और ये जो है हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो है 2.82051 और यहाँ पे हो जाएगा 2 रेस टू x। अब यहाँ पे 2 रेस टू x है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये आंसर कैसे आ रहा है? तो सिंपल, हमें लॉग लेना है दोनों साइड पे, तो वो होगा log 2.82051 इज इक्वल टू x log 2। तो चलिए इस x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? log 2.8051 डिवाइडेड बाई log 2। अब इसकी वैल्यू आएगी 0.45032 और ये log 2 का आंसर आता है 0.3010। तो ये हमें आंसर मिला 1.496। अब 1.496 इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या बोलेंगे? 1.5। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 4.11। The following results have been obtained for the kinetic studies of the reaction 2a plus b gives c plus d। और यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए हैं, जिसमें a का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, b का दिया है, इनिशियल रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ d लिखा है, और हमें फाइंड आउट करना है रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो चलो अगेन, रेट क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू x, b रेस टू y और साथ में मल्टीपल में होगा k। तो चलो हर एक कंडीशन के लिए हम लिखेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, तो वहाँ पे है 6 इंटू 10⁻³ जो है यहाँ पे रेट है। के हमको पता नहीं इसलिए हमने के ऐसा ही रखा। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी का भी 0.1 है, और ये भी हमें पता नहीं एक्स एंड वाई, इसलिए हम एक्स वाई रखेंगे। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1 फॉर एक्सपेरिमेंट 1। वैसे हम 2 के लिए भी लिखेंगे, 3 के लिए एंड 4 के लिए भी ऐसे इक्वेशन लिख देंगे, जो हो गई हमारी इक्वेशन फॉर द रेट। अब हमें करना है इक्वेशन 4 को डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो चलो वो करने से हमें क्या मिलेगा? तो देखो ये हमने इक्वेशन 4 को डिवाइड किया है इक्वेशन 1 से। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे के कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों का आंसर होगा 4, और यहाँ पे 0.1 भी निकल जाएंगे, तो ये इसका आंसर आएगा कितना? 4। ये 4 और यहाँ पे 4:x। तो बताओ ये x कितना होगा? सिंपल, x = 1 होगा, तब ये दोनों सेम हो गए ना, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो a के 1 जितने पावर में प्रोपोर्शनल में होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है ये b/y, मतलब ये y की वैल्यू। तो उसके लिए हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। तो हमने पहले इक्वेशन 3 लिख दी और उसके बाद उसको डिवाइड किया 2 से। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 0.3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्टेप भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4 और इसका आंसर आएगा 2। तो 2/y है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 करना हो तो ये y कितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स y 2 होगा, तभी जाके ये 2 का स्क्वायर मतलब वो 4 हो जाएगा। तब हमें पता चला कि ये जो पहले x था वो हमें मिला था 1 और ये जो भी y मिला वो मिला हमें 2। अब रेट लॉ की बात करें तो रेट होता है कि a/x एंड b/y। हमने जस्ट फाइंड किया कि x 1 था और y 2 था, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रेट = k a/1 एंड b/2। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन
तो हमारे पास इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 1 एंड बी रेस टू 2। अब के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन होगी के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए रेस टू 1 एंड बी रेस टू 2। तो हमने फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये जो इक्वेशन पहले लिखी थी वो हमने लिख दी। तो यहाँ से हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हमारा जो के है वो तो हमने ऐसे लिखा, रेट कितना है 6 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 एज वेल एज बी का भी 0.1 है। अगर इसको सॉल्व करोगे इन दोनों का इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई तो वो होगा 0.001 और इसका डिवीजन करोगे तो यहाँ पे 6 है, ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये -3 है ना तो ये ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमें के मिलेगा 6.0। फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे तो ये है 7.2 इंटू 10⁻², जो हमने आगे टेबल में से लिया है या आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से। ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन वो भी हमने इक्वेशन 2 में से लिया है, मतलब एक्सपेरिमेंट कंडीशन 2 में से। तो अगेन हमें के मिलेगा 6। सेम वे से हम एक्सपेरिमेंट 3 के लिए करेंगे। यहाँ पे रेट रखा है और यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ पे भी के की वैल्यू मिली 6। और सेम वे से एक्सपेरिमेंट 4 में भी अगर आप रेट रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रखोगे तो भी आपको मिल जाएगा के इज इक्वल टू 6.0। ये देखो 1 + 2 मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है हमारी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो एन की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हमें के मिलेगा मोल 1 - 3 लीटर रेस टू -1 + 3 एंड सेकंड रेस टू -1। अब 1 में से -3 जाएगा तो होगा -2, -1 + 3 तो आंसर आएगा 2 और सेकंड इनवर्स ऐसा ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो के का यूनिट है वो होगा मोल रेस टू -2 लीटर रेस टू 2 एंड सेकंड रेस टू -1। अब देखने वाले हम न्यूमेरिकल 4.12। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी is a first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill the blanks or the following table। तो यहाँ पे हमें कुछ blanks दी है, हमें 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बताया है जहाँ पे A और B का कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट बताया है। तो चलो पहले हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के A रेस टू 1 B रेस टू 0। ये कहाँ से आया? तो देखो यहाँ पे पहले लिखा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, इसलिए हमने A रेस टू 1 किया, एंड 0 विथ रिस्पेक्ट टू B, इसलिए यहाँ पे B रेस टू 0 रखा है। फॉर एक्सपेरिमेंट 1 लिखेंगे, मतलब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आएगी? तो यहाँ पे हमें रेट पता है तो वो हमने लिख दिया, ए का एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो वो भी हमने लिख दिया। अब के को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन मिलेगी 2.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.1 एंड 0.1 लेकिन ये 0.1 तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे के होगा 2.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमें आंसर मिलेगा 0.2 मिनट इनवर्स। एक्सपेरिमेंट 2 के लिए बात करें तो यहाँ पे देखो एक गैप है और हमें इस गैप को फिलअप करना है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिखा है 4.0 इंटू 10⁻², तो वो हम लिख देंगे। यहाँ पे के की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट की तो वो 0.2 रखेंगे, ये पता नहीं इसलिए हम x रेस टू 1 रखेंगे और ये 0.2 रेस टू 0। अब ये जो x पता नहीं उसको ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x को सब्जेक्ट बनाए तो ये 4.0 इंटू 10⁻² ऐसा रहेगा, ये 0.2 चला जाएगा नीचे और 0.2 रेस टू 0 ये भी आ जाएगा इसके नीचे। अब ये 0.2 रेस टू 0 तो वो तो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे मतलब 4.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.2 तो आंसर आएगा 0.2 मोल पर लीटर। तो ये गैप में आंसर आएगा 0.2। अब इस एक्सपेरिमेंट 3 में यहाँ पे हमें इनिशियल रेट नहीं दिया गया है, तो चलो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.4 रेस टू 1 एंड 0.4 रेस टू 0। आपको पता है मैंने यहाँ पे x क्यों रखा, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है इसलिए। ये 0.2 कहाँ से आया, ये हमने k फाइंड आउट किया ना, ये k की वैल्यू है। ये है a का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.4 और ये b का वो भी 0.4, और ये तो पता है ना यहाँ से हमने लिया है क्योंकि ये a के रेस टू 1 और b रेस टू 0 है। तो देखो यहाँ पे ये स्टेप चला जाएगा मतलब ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या कितना 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये जो हमें मिला वो है 0.08 मोल पर लीटर। अब हम कंडीशन मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे a का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे पहले रेट लिख दिया इज इक्वल टू 0.2, मतलब ये k की वैल्यू, ये a पता नहीं इसलिए x रखा, और ये 0.2 रेस टू 0 जो ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो देखो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा 2.0 इंटू 10⁻², ये 0.2 और ये 0.2 दोनों नीचे चले जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2.0 और यहाँ पे 0.2 तो ये दोनों चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.1 मोल पर लीटर, मतलब ये जो गैप है इसमें आएगा 0.1। अब हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल 4.13। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द रेट कांस्टेंट इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है
तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 कितना होता है, तो वो होता है 0.693/K। अब पहली कंडीशन 200 सेकंड के लिए है, तो हम ये K की जगह पे क्या लिखेंगे 200, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 200, तो वो हमें मिलेगा 0.003465 सेकेंड। सेकेंड के लिए है 2 मिनट्स, तो यहाँ पे हमें 0.693/K में K की जगह पे 2 रखना है और वो हमें मिलेगा T1/2 इज इक्वल टू 0.3465 मिनट। थर्ड है 4 ईयर, तो हमें K की जगह पे लिखना है 4, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 4, तो वो हमें मिलेगा T1/2 इज इक्वल टू 0.17325 ईयर्स। अब हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल 4.14। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ 14C is 5730 years. An archaeological artifact containing a wood had only 80% of the 14C found in a living tree. Estimate the age of a sample. तो रेडियोएक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T1/2 होता है 0.693/K। सपोज हम K को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 0.693/T1/2, और T1/2 की वैल्यू जो यहाँ पे 5730 ईयर्स है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें K जो मिलेगा वो होगा 1.2094 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स इनवर्स। अब हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K होता है वो है 2.303/T log R0/R। अब यहाँ पे हम T को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2.303/K log R0/R। अब यहाँ पे 80% ऑफ द 14C फाउंड है, मतलब पहले जो 100 था उसमें से फाइनल जो बचा है वो है 80%। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2.303 बाई जो K था वो हमने K यहाँ पे लिख दिया, log R0 जो इनिशियल था वो था 100 और अभी फाउंड हुआ 80, इसलिए हमने R रखा 80। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 19042.5 log इसका आंसर मिलेगा 1.25। अगर log 1.25 फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगा 0.0969। अब इन दोनों के मल्टीपल से जो आंसर मिलेगा वो होगा 1845.21 ईयर्स, मतलब ये जो हमें आर्टिफैक्ट मिला है उसकी एज हुई 1845.21 ईयर्स। इस मेथड को बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.15। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन, मतलब यहाँ पे टाइम दिया है और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला है प्लॉट N2O5 कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट T। तो देखो ये ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है एक्सेल में, तो आप सिंपल ग्राफ पेपर से भी कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा है और वाई एक्सिस पे हमने रखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन था वो है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 1.63 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। अब इसका जो हाफ करेंगे वो कितना होगा, तो इसका हाफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.815 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 0.815 पे कितना टाइम है। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये 0.185 पे लाइन, और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है और वो टाइम मिल रहा है 1460 सेकेंड। तो इसलिए ये हमारा हुआ हाफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। तो मैंने यहाँ पे ये जो N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन था उसका लॉग किया है और ये रहा टाइम, और उसका मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। अगेन मैंने ये एक्सेल में किया है, आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको रेगुलर केस में एग्जाम में हो या आपके क्लास वर्क में हो, ये ग्राफ पेपर में ही ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे जो है वो टाइम रखा है एक्स एक्सिस पे और वाई पे log N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम log N2O5 वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करें और वो स्ट्रेट लाइन मिले तो वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसलिए हम जो रेट लॉ है वो कैसे लिखेंगे, तो रेट होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5:1, तो ये हो गया रेट लॉ। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं रेट कांस्टेंट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे प्लॉट दिख रहा है और यहाँ पे टेबल भी दिख रहा है, जहाँ पे 0 और 3200 सेकंड पे हमने log N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन रखा है। आपको जैसे कि बताया कि प्लॉट पर से हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं स्लोप ले रहा हूँ, तो उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है, हमारे पास दो वैल्यू है 3200 सेकंड और 0 सेकंड पे। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए 3200 सेकंड पे जो log N2O5 का जो वैल्यू है वो है 1.5441, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और 0 सेकंड पे, मतलब ये 0 सेकंड पे ये जो log N2O5 की वैल्यू है वो है 2.2122। अब इसका जो आंसर फाइंड आउट करोगे तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो होगा
0.0002087। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जो स्लोप होगा वो होगा -k/2.303। जब हमने रेगुलर थियरी चलाई थी तो उसके अंदर ये सिखाया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें स्लोप की वैल्यू होती है -k/2.303। तो हमें अब यहाँ k को सब्जेक्ट बनाना है, तो k होगा हमारा स्लोप इंटू 2.303 और ये माइनस साइन सामने हम ले लेंगे, तो इसलिए हमने ये माइनस स्लोप रखा है। अब यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है जो मिली है वो हम रखने वाले, ये माइनस साइन है, स्लोप की वैल्यू हमें माइनस में मिली है वो भी हमने रखी है, और 2.303 रखा है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हमें मिला k की वैल्यू। अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4.80 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम अ k एंड कंपेयर इट विथ 2। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T1/2 की इक्वेशन होती है वो है 0.693/k। अब k हमें जस्ट आगे मिला वो था 4.80 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, तो यहाँ पे k की जगह पे रखेंगे ये वैल्यू, तो मतलब मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिए, तो जो T1/2 मिला वो है 1443.75 सेकेंड। तो यहाँ k पर से हमें जो T1/2 मिला वो है 1443.75 सेकेंड, और जो हमने प्लॉट पे से मतलब जो ग्राफ किया था ना उसके पर से जो फाइंड किया था T1/2 उसकी वैल्यू हमें मिली थी 1460 सेकेंड। तो इतना डिफरेंस इन दोनों में आता है। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.16। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम जाएगा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1/16 हो जाए। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k होता है वो होता है 2.303/t log r0/r। अब यहाँ पे हम t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2.303/k log r0/r। अब हमारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से 1/16 होने वाला है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1/16 r0, और ये r की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू 2.303/60, क्योंकि ये k की वैल्यू 60 है इसलिए log r0 अब ये r कितना है 1/16 r0, ये r0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर मिलेगा वो है 0.03838, और ये हो गया log 16। अब log 16 फाइंड आउट करोगे तो वो आपको मिलेगा 1.2041। इन दोनों के मल्टीपल से जो आंसर आपको मिलेगा तो वो है 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। मतलब कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना है उससे 1/16 होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और अगर k की वैल्यू है 60 तो वो टाइम होगा 4.62 इंटू 10⁻² सेकेंड। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.17। During the nuclear explosion, one of the product is 90 Sr, that means strontium, with a half-life of 28.1 years. If a 1 microgram of a 90 Sr was absorbed in a bonds of newly born baby instead of a calcium, how much it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करिए जहाँ पे बाई प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्शियम है जो रेडियो एक्टिव है और उसकी हाफ लाइफ भी गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 1 माइक्रोग्राम एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर एब्सॉर्ब हो चुका है, लेकिन वो आफ्टर 10 ईयर और 60 ईयर्स बॉडी में कितना रहा होगा, तो वो कितनी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं हुआ है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें T1/2 पता है, वो होता है 0.693/k, और यहाँ पे हम जब k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन मिलेगी 0.693/T1/2। तो यहाँ पे हमें T1/2 की वैल्यू गिवन है जो हम रखेंगे 28.1, तो जो k मिलेगा वो होगा हमारा 0.0246661, और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻² में तो हमें मिलेगा 2.466 इंटू 10⁻² ईयर्स इनवर्स। देखो ये हमें अभी k मिला है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर द 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स कि उसकी बॉडी में कितना स्ट्रॉन्शियम रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम k लिखे तो वो होगा 2.303/t log r0/r। अब इस इक्वेशन के अंदर हम k की वैल्यू रखेंगे 2.303 रखेंगे और टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स रखेंगे, और लॉग यहाँ पे इनिशियल कितना एब्सॉर्ब हुआ था तो 1 माइक्रोग्राम, और ये r कितना होगा वो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इस log 1 माइक्रोग्राम अपॉन r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी log 1/r
इज इक्वल टू 2.466 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2.303। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे इतने वाले स्टेप को, तो वो हमें आंसर मिलेगा 0.10707। ये 1 माइक्रोग्राम है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा है और ये R रखा है। अब चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा log 1 माइनस log R इज इक्वल टू 0.10707। अब ये जो log 1 होता है उसकी वैल्यू आएगी 0, तो बचेगा कितना, माइनस log R इज इक्वल टू 0.10707। तो ये माइनस साइन अब सामने चली जाएगी, तो बचेगा log R इज इक्वल टू माइनस 0.10707। अब ये तो log R है, तो हमें R चाहिए, तो इसका लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो हम इसका जो एंटी लॉग लेंगे तो हमें जो R की वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.7814 माइक्रोग्राम। मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी था उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम एब्सॉर्ब हुआ था, तो आफ्टर 10 ईयर वो क्वांटिटी हो जाएगी 0.7814 माइक्रोग्राम। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि 60 ईयर्स के बाद ये स्ट्रोंशियम कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम के की वही सेम टू सेम इक्वेशन रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है पहले हमने 10 ईयर रखा था, अब हम रखेंगे 60। जैसे अभी किया था ना वैसे सेम वैसे हमें ये R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। इतने पोर्शन का कैलकुलेशन करने से हमें जो आंसर मिला वो था 0.64246। फिर हमने वैसे ही यहाँ पे किया log 1 माइनस log R इज इक्वल टू 0.64246 और यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो गई, log R यहाँ पे रखा। अब log R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो माइनस साइन इधर चले जाएगी और इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2278 माइक्रोग्राम। तो अभी जो क्वेश्चन था कि न्यू बॉर्न बेबी में अगर 1 माइक्रोग्राम एब्सॉर्ब हो चुका है तो आफ्टर 60 इयर्स वो 1 माइक्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा 0.2278 माइक्रोग्राम में। अगर आपको यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट करना ना आता हो तो मैंने सिंपल कैलकुलेटर और साथ में लॉग टेबल से भी कैसे लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट कर सके उसके लिए वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन आता होगा, वहां पे जाके वो आप सीख सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग एंटी लॉग के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 4.18 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है और उसके लिए हमें पता है इक्वेशन के की जो है 2.303/t log r0/r। अगर हम t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इक्वेशन मिलेगी हमें t इज इक्वल टू 2.303/k log r0/r। तो हम पहले फाइंड आउट करने वाले हैं 90% के लिए और उसके बाद 99% के लिए कितना टाइम लगता है। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एट 90% रिएक्शन, तो उस टाइम पे R0 होगा 100 और R होगा 100 माइनस 90, क्योंकि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। उसका मतलब पहले 100 था तो उसमें से 90 जितना वो कम हो चुका है, तो बचेगा कितना, तो 100 माइनस 90 जितना रिएक्टेंट बचा होगा, इसलिए R होगा 100 माइनस 90। तो चलिए अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम t की जगह पे लिखेंगे t 90%, क्योंकि हम 90% के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए 2.303/k log 100 मतलब ये R0 100 और R कितना होगा, तो 100 माइनस 90 होगा। और यहाँ पे हम करने वाले हैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट। तो देखो ये 100 माइनस 90 तो होगा 10 और k की वैल्यू हम ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारे पास k नहीं है, इसलिए 100 डिवाइडेड बाय 10 तो वो होगा 10 और log 10 की वैल्यू आती है 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 रखने वाले हैं। तो t 90% वो मिला 2.303/k। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एट 99% कितना होगा। तो सिंपल, यहाँ पे R मिला था 100 माइनस 90 क्योंकि 90% पे था, तो यहाँ पे वो होगा 100 माइनस 99। अब ये R0 और R की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो ये 2.303/k log 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99। अब ये 100 माइनस 99 का मतलब हुआ 1, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1 हुआ। अब ये log 100 फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2, इसीलिए ये इक्वेशन होगी t 99% इज इक्वल टू 2.303/k मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 2.303/k और कुछ नहीं है, t 90% है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा t 99% इज इक्वल टू 2.303/k की जगह पे आएगा t 90% और ये यहाँ पे 2 है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल गया कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज अ ट्वाइस टाइम। देखो ये 2 हुआ ना, फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.19 अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द t1/2।
तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है K और T1/2 की वैल्यू, तो वो दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब हमें एट 30% देखना है। अब 30% का मीनिंग क्या हुआ, तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 था तो 30% हुआ कंप्लीट, तो उसके बाद कितना होगा, तो 100 माइनस 13 जितना बचा होगा। तो इस R0 और R की वैल्यू को हमें हमारी ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2.303 बाई टी, तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या आएगा, 40 मिनट आएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। R0 तो वो 100 आएगा और R होगा 100 माइनस 30 क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 30% पे। अब 2.303 बाई 40 करोगे तो उसका जो आंसर मिलेगा वो है 0.057575 और ये 100 और 100 माइनस 30 तो वो हो जाएगा 70, तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा लॉग 1.4285। अब आप इस लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आपको मिलेगी 0.15488 और इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो आपको K मिलेगा 0.008917216, जिसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 8.9172 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। यहाँ पे टाइम मिनट में दिया इसलिए ये यूनिट मिनट इनवर्स आया। अब T1/2 की इक्वेशन है 0.693 बाई K, तो अब हमने K कैलकुलेट कर लिया है, तो इस K की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हमें मिलेगा T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाई K और K हमने यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट किया है। अब इसके कैलकुलेशन से जो आंसर मिलेगा वो T1/2 होगा 77.71 मिनट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.20 फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। हमारे पास टाइम है और यहाँ पे प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट और हम फाइंड आउट करने वाले हैं रेट कांस्टेंट को। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन जो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में एंड C6H14 में, मतलब वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर था, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट हुई तब से पहले एजोआइसोप्रोपेन था जिसका इनिशियल प्रेशर था PI जितना, और उस वक्त पे नाइट्रोजन या हेक्सेन कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने 0 रखा। आफ्टर सर्टेन टाइम जो फाइनल प्रेशर हुआ, मतलब ये x जितना इसका प्रेशर बढ़ा था और इसका x जितना कम हुआ था, मतलब इनिशियल PI था उसमें से x जितना कम हुआ और ये दोनों x जितने बड़े थे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो फाइनल प्रेशर है वो कितना होगा, तो PI माइनस x जितना, ये एजोआइसोप्रोपेन का फाइनल प्रेशर प्लस नाइट्रोजन x जितना और हेक्सेन का भी x जितना, तो ये टोटल फाइनल प्रेशर हुआ जिसमें ये सब पार्शियल प्रेशर का हमने समेशन किया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, PI प्लस एक्स जितना। अब यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू P फाइनल माइनस PI। जैसा कि आप अभी इक्वेशन में देख रहे हो कि फाइनल प्रेशर मतलब एजोआइसोप्रोपेन का जो पार्शियल फाइनल प्रेशर था वो कितना है, तो PI माइनस एक्स जितना, तो वो हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है P फाइनल माइनस PI जितनी, तो इस x की जगह पे हम लिखेंगे P फाइनल माइनस PI जितना। तो देखो वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भी PI ये भी PI, तो हो जाएगा 2PI माइनस P फाइनल। फॉर गैसियस रिएक्शन हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये इक्वेशन को डिराइव किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये जान सकते हो ये इक्वेशन कहाँ से आई थी। तो देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर रखना है और यहाँ पे फाइनल प्रेशर। तो देखो इनिशियल प्रेशर कितना था, PI जितना, तो हम PI लिखेंगे, और फाइनल प्रेशर जो भी एजोआइसोप्रोपेन का मिला वो कितना था, तो वो 2PI माइनस P फाइनल जितना, तो वो हमने यहाँ पे रखा है। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम K को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ये इक्वेशन इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर लिखा और उसकी ये इक्वेशन हमने यहाँ पे रख दी। अब T इज इक्वल टू 360 सेकेंड पे हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो फॉर T इज इक्वल टू 360 सेकेंड, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना लेंगे, 35 लेंगे, और ये PI की जगह पे भी 35 आएगा क्योंकि वो इनिशियल प्रेशर है, और फाइनल प्रेशर यहाँ पे 360 सेकेंड पे है 54, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे, मतलब ये पूरी टर्म को कैलकुलेट करोगे तो आपको K मिलेगा 2.175 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेम वे से आप टाइम T इज इक्वल टू 720 पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम T इज इक्वल टू 720 सेकेंड पे यहाँ पे T की जगह पे आ जाएगा 720, ये PI मतलब इनिशियल प्रेशर, तो वो तो 35 था 0 पे, तो वो तो 35 ही लिखेंगे, PI की जगह पे 35 आएगा, और जो फाइनल प्रेशर था तो यहाँ पे 720 सेकेंड है ना,
तो वहाँ पे फाइनल प्रेशर होगा 63। इसको भी आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.235 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब ये दो के वैल्यू मिली तो हमें के एवरेज चाहिए, तो इन दोनों का समेशन करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको के एवरेज मिल जाएगा 2.205 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.21। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, एक्सपेरिमेंट नंबर गिवन है, टाइम एंड प्रेशर भी गिवन है। तो चलिए इसके लिए पहले हम जैसे अभी लास्ट न्यूमेरिकल में किया था वैसे हम इनिशियल, फाइनल प्रेशर और SO2Cl2 का फाइनल प्रेशर की इक्वेशन भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी रख दी है। अब फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन के लिए जो भी किया था वो सेम वैसे ही हमें करना है, के को फाइंड आउट। तो देखो इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। अब यहाँ तक का तो आपको सब कुछ पता है क्योंकि अभी लास्ट न्यूमेरिकल मतलब 4.20 में यहाँ तक हमने कॉमन चीज़ ही किया है, वही हमने किया है। अब ये पी की वैल्यू देखो इनिशियल है, इनिशियल पे प्रेशर कितना था तो वो 0.5 था, तो यहाँ पे पी की जगह पे 0.5 आएगा। और जो फाइनल प्रेशर है वहाँ पे दिख रहा है आपको 0.6, तो हम 0.6 रखेंगे। तो जो K मिला वो है 2.231 × 10⁻³ सेकेंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि 0.65 पे रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दिए कि 0.65 जब प्रेशर होता है तो वो प्रेशर किसकी वजह से होता है, तो इन तीन का समेशन करेंगे तब होगा। पहले हमने x लिया था, अब हम यहाँ y लेके कर रहे हैं। तो ये जो Cl2 है y जितना फॉर्म हुआ होगा, ये भी y जितना फॉर्म हुआ होगा और ये y जितना कम होगा। तो अभी लास्ट में हमने जो सॉल्व किया था वो k की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और ये 0.65 रिस्पॉन्सिबल है कितने, इनिशियल प्लस py होगा तभी जाके 0.65 मिलेगा। अब py को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको मिलेगा 0.65 माइनस p इनिशियल। अब इनिशियल कितना था, 0.5 था, तो 0.65 में से इनिशियल हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि 0.5 है, तो हमें आंसर मिलेगा py = 0.15 एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है SOCl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, pI माइनस y जितना, तो वो मैंने हम यहाँ पे रख दिया। ये pI का मतलब इनिशियल ही है। अब इनिशियल कितना था तो वो 0.5 था। देखो ये SOCl2 का ही कॉन्सेंट्रेशन है तो वो 0.5 और ये py जो कम हुआ कितना हुआ है, 0.15 जितना कम हुआ है। तो हमें SOCl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन मिला वो फाइनलाइज कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.35 एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होगा K × द पार्शियल प्रेशर ऑफ द SO2Cl2। अब यहाँ पे 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते तो यहाँ पे 2 आता। तो देखो यहाँ पे प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया है 0.35 वो रखेंगे और K की वैल्यू भी रखेंगे। तो देखो K हमने रख दिया, पार्शियल प्रेशर जो भी फाइनल मिला वो हमने रख दिया, तो हमें जो रेट मिला वो है 7.80 × 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अब हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल 4.22। द रेट कांस्टेंट फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट अ वेरियस टेम्परेचर इज गिवन बिलो। हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ln_k and 1/t एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A and EA एंड प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट अ 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इस न्यूमेरिकल में मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, और आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें आप देख सकते हो कि डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रखा हुआ है और इस टेम्परेचर को कन्वर्ट किया है कैल्विन में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 में 273 ऐड करोगे तो ये कैल्विन में आ गया। इस तरह से ये यहाँ पे मैंने कैल्विन में टेम्परेचर रखा है। अगेन ये K नहीं है, मतलब ये केल्विन है, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये है 1/t, मतलब ये केल्विन का 1/t करोगे, इसको इन्वर्स करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। अगेन ये भी टेम्परेचर है लेकिन ये 1/t है। अब यहाँ पे जो K है ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ln_k फाइंड आउट करके ऐड करना है, फिर आपको ड्रॉ करना है ln_k वर्सेस 1/t का ग्राफ। मतलब ये ln_k और ये 1/t, इन दोनों की वैल्यू यूज करके आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे और उससे आप फाइंड आउट करोगे स्लोप। अब ये जो स्लोप है वो आप स्टेप 2 में यूज करने वाले हो। आपको ये इक्वेशन यूज कर दिए, स्लोप इज इक्वल टू -EA/r। अब आप EA को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको स्लोप एंड r की वैल्यू पर से आपको EA मिल जाएगा। स्टेप 3 में आपको फाइंड आउट करना है A को, और उसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे ln_k इज इक्वल टू ln_A माइनस EA/RT। अब आप इसमें से ये जो फर्स्ट स्टेप है ना 0 डिग्री सेल्सियस वाला, मतलब 273 केल्विन वाले स्टेप में
आप अगर EA जो भी ऊपर से फाइंड आउट किया वो रखोगे, R रखोगे, T की जगह पे आप रखोगे 273 और ln K जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया होगा वो आप रखोगे, तो आपको मिल जाएगा ln A। फिर आपको ln A को कन्वर्ट करना है A में, तो आपको मिल जाएगी ये A की वैल्यू। तो स्टेप 4 में आपको करना है T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट। तो पहले हम 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके केल्विन में और उसको 1/T करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर है वहां पे आपको ग्राफ के अंदर देखना है कि ये टेम्परेचर पे ln K की वैल्यू क्या है। तो आपको ln K मिलेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा K में। तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे K की वैल्यू मिल जाएगी। सेम वे से आपको 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, फिर उसका 1/T करोगे और ग्राफ में देखना है कि 0.0031 पे ln K की क्या वैल्यू है और उससे आपको फाइंड आउट करना है K को। ये स्टेप आप ऑलरेडी जानते हो, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करने वाला हूँ। आप सिंपल ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल 4.23। The rate constant for a decomposition of hydrocarbon is 2.418 into 10 raised to minus 5 second inverse at 546 Kelvin. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of a pre-exponential factor? तो चलो अब आपको शायद कुछ पता चल गया होगा कि ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है। तो वो और कुछ नहीं, वो ए ही है। तो यहाँ पे हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इस इक्वेशन का हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग में, तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये ln है, इसको हमको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। अब यहाँ पे देखो ये 2.303 है, तो इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, मतलब यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वो आ जाएगा नीचे। तो हमारी इक्वेशन मिलेगी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। अब हमें ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब log a को एक्चुअली a को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे log a को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन मिलेगी log a इज इक्वल टू log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्योंकि ये जो माइनस था ये इधर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब सिंपल हमारे पास जो डेटा गिवन है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। लाइक हमारे पास k है, तो ये k की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। ई ए जो ऑलरेडी गिवन है वो भी हम रखेंगे। ये किलो जूल में, इसलिए हमने 10⁻³ रखा। ये 2.303 आ गया, R आ गया और T टेम्परेचर भी गिवन है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट यहाँ पे की। अब इन दोनों पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपको log A की वैल्यू मिलेगी 12.59, लेकिन हमें A फाइंड आउट करना है तो हमें करना पड़ेगा एंटी लॉग। तो जब भी हम एंटी लॉग ऑफ 12.59 करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा और इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 3.890 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.24। कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन A gives product with K is equal to 2.0 into 10⁻² second inverse. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is a 1.0 mole per liter. तो सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है K इज इक्वल टू होता है 2.303/T log R0/R। अब यहाँ पे हमें K पता है तो K की वैल्यू हम रखेंगे 2.303 रखेंगे, T रखेंगे, log लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो वो भी रखेंगे और ये R हमें फाइंड आउट करना है। अब आप जैसे कि देख सकते हो कि log 1/R उसको हम माइनस log R भी कह सकते हैं, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे माइनस log R रखा है। अब ये माइनस log R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाकी का सब कुछ चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, मतलब ये इक्वेशन मिलेगी माइनस log R इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻²। यहाँ से ये डिवीजन में था, इधर मल्टीपल में आ गया, ये ऊपर था तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमें माइनस log R का जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.86843। अभी जो माइनस log R है उसको प्लस में करना हो तो यहाँ पे साइन एक्सचेंज करेंगे तो log R हो जाएगा माइनस 0.86843। अब हमें R चाहिए तो इसका है एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो वो एंटी लॉग का आंसर हमें मिलेगा 0.1353 मोल पर लीटर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.25। सुक्रोज डिकम्पोजेस इन द एसिड सॉल्यूशन इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ।
with the T1/2 is equal to 3R, what fraction of the sample of sucrose remains after 8R? तो देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए, जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए जो K की इक्वेशन होती है वो है 2.303/T log R0/R, और T1/2 भी हमको पता है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 होता है 0.693/K। अब हमें यहाँ पे K को फाइंड आउट करना है, तो K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी 0.693/T1/2, और T1/2 हमें ऑलरेडी गिवन है, ये है 3R। तो यहाँ पे हम 3R रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे, तो हमें यहाँ पे जो K मिलेगा वो होगा 0.231 R इनवर्स। तो हमें पहले यहाँ पे K मिल चुका है। अब हमें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यूज करना है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, K की जगह पे लिखा हुआ 0.231 R, जो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया, और यहाँ पे हमें देखना है कि 8R के बाद ये कितना कंपोजिशन रहता है। तो यहाँ पे T की जगह 8 रहा, ये R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और R है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे log R0/R को सब्जेक्ट बनाओगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी log R0/R इज इक्वल टू 0.231 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2.303। तो ये जो सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.8024। ये log था, लेकिन हमें सिर्फ R0/R चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग करोगे तो आपको R0/R मिलेगा 6.3449। तो ये R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज है, और वो उसका पोर्शन फिर R जितना रहेगा, लेकिन हमें ये रेशियो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कितना फ्रैक्शन सुक्रोज रहेगा, मतलब R/R0 चाहिए। तो R ऊपर रहेगा, R0 नीचे चला जाएगा, तो इसका इन्वर्स कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.158। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.26। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स इंटू e⁻²8000 K/T कैलकुलेट EA। तो हमें आर्हेनियस इक्वेशन पता है, तो वही हम इक्वेशन यहाँ पे ये वाले लिख रहे हैं कि K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 e⁻²8000 K/T, और उसके नीचे हमारी आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि EA/RT उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है 28000 K/T। अब हम ये को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 28000 K इंटू RT/T। यहाँ पे T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 28000 K इंटू R। R की वैल्यू हमें पता है 8.314, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीपल से जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 232792 जूल पर मोल। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मतलब यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 232.8 किलो जूल पर मोल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.27। The rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation. Log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10⁻4 K/T. Calculate EA for this reaction and at what temperature will its half period be 256 minute. तो चलिए यहाँ पे हम पहले log K की जो इक्वेशन है वो रख रहे हैं, और उसको कंपेयर करेंगे हमारी आर्हेनियस इक्वेशन से, जो है K इज इक्वल टू A इंटू e⁻EA/RT। यहाँ पे log है और यहाँ पे log नहीं है, इसलिए हम पहले इस इक्वेशन को ln में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log में हो जाएगा, और इस 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें इसका मिल जाएगा log K, ये log A, और इसके नीचे आ जाएगा EA/2.303 RT। अगर आप इन दोनों को साथ में कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि EA/2.303 RT विच इज इक्वल टू 1.25 to 10⁻4 K/T। ये K केल्विन आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे EA फाइंड करना है, तो EA को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये TT कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये जो EA मिलेगा वो होगा 239339 जूल पर मोल, और अगर 3 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो हमें EA मिलेगा 239.34 किलो जूल पर मोल। अगर हमें T1/2 फाइंड आउट करना हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसकी इक्वेशन है 0.693/K। अगर हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 0.693/T1/2। अब T1/2 यहाँ पे दिया है 256, तो हम ये T1/2 की जगह पे लिखेंगे 256, तो हमें K मिलेगा 2.707 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। अगर हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सेकंड इनवर्स में होगा, और जो होगा 4.51 इंटू 10⁻5 सेकंड इनवर्स।
अब जो हमारी इक्वेशन है वो हम लिखने वाले हैं ये वाली कि log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ k बाई टी। अब यहाँ पे हम जो log k है तो उसकी जगह पे ये k वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमने यहाँ पे रख दी है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा -4.3429। ये ऐसे ही नीचे आ गया है, इसको भी एज इट इज हमने रखा है। अब हम इस इक्वेशन को रीसफल करने वाले हैं तो देखो ये 1.25 टू 10⁴ बाई टी हमने ऐसे रखा। ये जो 14.34 है वो तो वहाँ ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस वाला स्टेप है ये इधर चला जाएगा और ये हमने इधर ले लिया। तो ये माइनस था ये प्लस हो गया और ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। तो इन दोनों का समेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.6829। तो हम t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो ये 1.25 इंटू 10⁴ के है डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 18.6829। तो आपको जो t मिलेगा वो होगा 669 केल्विन। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.28। The decomposition of A into the product has a value K as a 4.5 into 10⁵ second inverse. At 10 degrees Celsius and energy of activation 60 kilojoule per mole, at what temperature would be 1.5 into 10⁴ second inverse. तो अभी इस न्यूमेरिकल में हमें आर्हेनियस इक्वेशन का एक कंपेरेटिव फॉर्म लेना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी हमारे वन शॉट वीडियो में देखा है। तो वो फॉर्म है log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पे जो T1 है वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस जो कि यहाँ पे गिवन है और उसको कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन में, तो ये हमने रखा और उसके लिए K1 गिवन है। और जो हमारा K2 है वो हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁴। तो देखो यहाँ पे K2 की वैल्यू रखी है ये वाली, देखो ये K2 है तो हमने ये यहाँ पे रखा और ये K1 4.5 इंटू 10⁵ जो हमने यहाँ पे रखा है। ये EA गिवन है 2.303, R भी पता है, T2 हमें नहीं पता है तो T2 को हमने ऐसे ही रखा है और T1 जो कि 283 केल्विन है मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब जैसा देख सकते हो T1 ये T1 T2 हमें नहीं पता तो एज इट इज रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.333। तो हमने यहाँ पे log 3.333 रखा है और ये तो एज इट इज रखा है मैंने। तो log 3.333 करोगे उसको सॉल्व तो आपको आंसर मिलेगा 0.5229। अब यहाँ पे हमें मेन फाइंड आउट करना है ये T2 को, तो इसीलिए पहले हम इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको सामने ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल में है इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब इस वाले स्टेप को हम जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5229 इंटू 283 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 3133.626। मतलब यहाँ पे जो T2 था और 283 वो सामने यहाँ पे मल्टीपल में चला गया है तो बचा कितना यहाँ पे T2 माइनस 283। अब इतने पोर्शन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 0.04722। ये T2 यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा और ये T2 माइनस 283 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमारा मेन पर्पज है T2 को फाइंड आउट करना, तो इसलिए ये 283 इधर चला जाएगा तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो ये T2 मतलब 0.04722 T2 है ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा 0.95278 T2। अब T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 283 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.95278। तो हमें जो T2 मिला वो है 297.02 केल्विन। अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें मतलब -273 इसमें से कर दे तो हमें T2 मिलेगा 24.02 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.29। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट अ 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% completion at 308 Kelvin. If the value of a A is a 4 into 10⁻10 second inverse, calculate K at a 318 Kelvin and EA. तो चलिए पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें K की इक्वेशन पता है 2.303/T log R0/R। अब हम करने वाले हैं 298 केल्विन मतलब 10% रिएक्शन कंप्लीट के लिए की इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 10% कंप्लीशन रिएक्शन के बारे में बताया, मतलब 10% जब भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 100 अगर इनिशियल है तो बचेगा कितना, उसमें से 10 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 90 बचेगा। तो इसीलिए ये T 10% के लिए हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें T 10% मिलेगा 2.303/K इंटू 0.04576 मिलेगा, मतलब कि T 10% मिल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.1054 डिवाइडेड बाई K।
तो 308 केल्विन मतलब 25% रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, इसलिए वैसे ही सेम टू सेम तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे। 25% कंप्लीट हुआ है मतलब 100 में से 25 खत्म हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बचेगा 75, इसलिए हमने यहाँ पे 75 रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.2879। और यहाँ पे जो k नहीं रखा है हमने, k प्राइम रखा है क्योंकि ये 10% के लिए इसलिए हमने k रखा, और ये 25% और टेम्परेचर भी डिफरेंट है इसलिए हमने k प्राइम लिखा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया कि वो दोनों टाइम सेम है, मतलब ये 10% के लिए और ये 25% के लिए, ये दोनों टेम्परेचर पे ये दोनों टाइम सेम है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि T10% इज इक्वल टू T25%। तो देखो दोनों की जो वैल्यू है 10% की कितनी थी 0.1054/k, तो वो हमने रखा। सेम वैसे 25% की वैल्यू कितनी थी तो 0.2879 डिवाइडेड बाई k प्राइम, तो वो भी हमने रखा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, k प्राइम को इधर ले जाएंगे और 0.1054 को इधर नीचे ला देंगे, मतलब रिसफल करेंगे। तो k प्राइम डिवाइडेड बाई k होगा 2879 डिवाइडेड बाई 0.1054, तो हमें ये रेशियो k प्राइम बाई k मिलेगा 2.7314। अभी हमारा आंसर नहीं मिला है, अभी हमें आगे कंटिन्यू जाना है। तो देखो ये रेशियो हमने यहाँ पे एक लिख दिया सेपरेटली। अब हम यूज करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि हमें a को फाइंड आउट करना है और साथ में EA को। तो अब हम आर्हेनियस इक्वेशन यूज करने वाले यहाँ पे, तो वो लिखेंगे k प्राइम अपॉन k इज इक्वल टू E अपॉन 2.303R T25% माइनस T10% डिवाइडेड बाई T10% मल्टीप्लाई बाई T25%। तो देखो ये सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हमारे पास अभी EA नहीं है। तो देखो ये जो रेशियो था वो तो हमने यहाँ से ले लिया, EA एज इट इज रखा क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। 2.303 आ गया, R आ गया। T25% वो टेम्परेचर है 308 और ये है 298, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसका लॉग आ गया 0.4364, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये EA है, और इसका आंसर है 1.09 × 10⁻⁻⁴। अब इस इक्वेशन में EA को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा 0.4364 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको EA मिल जाएगा 76658.83 जूल पर मोल। अगर 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 76.658 किलो जूल पर मोल, ये हमें EA मिला है। अब हम 318 केल्विन पे K एंड EA को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए इसलिए लॉग फॉर्म ऑफ दी हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉग के एज इट इज रहेगा, लॉग A मतलब A की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 × 10⁻10। EA जस्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो वो वैल्यू रखेंगे, ये 2.303 रखा, R एंड T रखा। 318 पे फाइंड आउट करना है इसलिए हमने 318 रखा। तो लॉग K मिलेगा 10.60, मतलब इसका आंसर इतना आएगा, और ये 12.59 इसका आंसर आएगा। तो हमें log k मिलेगा -1.99, लेकिन हमें k चाहिए तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग का आंसर मतलब ये -1.99 का एंटी लॉग का आंसर आएगा 0.010232, और पावर में कन्वर्ट करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1.0232 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 4.30, द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when temperature changes 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation for reaction assuming that it does not change with the temperature. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके लिए हम लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन जो है log K2 by K1 is equal to E upon 2.303R T2 minus T1 upon T1 into T2। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्वाड्रुपल्स, मतलब ये हमारा जो K2 है ना ये K1 से 4 गुना है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे K2 इज इक्वल टू 4K1। तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे T1 है 293 केल्विन, T2 है 313 केल्विन, और इन सब वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी log 4K1, K2 की जगह लिखेंगे हम 4K1 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R है इतना, और यहाँ पे T1 T2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर दी है। ये K1 K1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा log 4, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴। अब log 4 को आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.6020, और बाकी स्टेप हमने ऐसे ही रखे हैं। अब हम E को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको EA मिलेगा 52874.21 जूल पर मोल, मतलब इसको
3 डेसिमल पॉइंट ऐसा शिफ्ट हो जाएंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 52.87 किलो जूल पर मोल। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और टॉपिक एक्सप्लेनेशन के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।